today's problem. In today's class, I will solve some problem related to the design of the shaft. आज के क्लास में हम लोग शाफ्ट डिजाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. बेसिकली शाफ्ट एक रोटेटिंग एलिमेंट है जो कि यूज होता है टू ट्रांसमिट द पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग शाफ्ट का यूज करते हैं. एंड डिफरेंट पावर ट्रांसमिटिंग एलिमेंट सच एज गियर्स पुलीज आर माउंटेड ऑन द शाफ्ट. तो बेसिकली आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई शाफ्ट हमें प्रोवाइडेड है, उस शाफ्ट पर डिफरेंट पावर ट्रांसमिटिंग एलिमेंट है. सपोज करो अगर हमें 50 किलोवाट पावर को ट्रांसमिट करना है एंड शाफ्ट इज रोटेटिंग एट सपोज करो समथिंग 200 आरपीएम. ठीक है. और इस पर डिफरेंट रोटेटिंग एलिमेंट, डिफरेंट पावर ट्रांसमिटिंग एलिमेंट जैसे गियर्स और पुलिस अगर माउंटेड है, तो उस केस में इतने पावर को ट्रांसमिट ये सक्सेसफुली कर सके, उसके लिए शाफ्ट का डायमीटर हमें कितना लेना पड़ेगा ताकि ये इजिली इतने पावर को ट्रांसमिट कर सके विदाउट फेलियर. Okay, so this is the objective of today's class, to design a shaft which are mounted with the gears and pulleys. So let's start to solve our first problem. Okay, the first problem is a steel shaft transmitting 15 kilowatt power at 200 rpm is supported on two bearings 750 mm apart and has two gears key to it. ओके, मींस कह क्या रहा है कि हमारे पास एक स्टील शाफ्ट है जो कि ट्रांसमिट कर रहा है कितना 15 किलोवाट पावर को ट्रांसमिट कर रहा है at 200 rpm. मींस शाफ्ट इज रोटेटिंग at 200 rpm and it will transmit a power of 15 kilowatt and the shaft is supported on two bearings which are 750 mm apart and also two gears are mounted on the shaft. Okay, then there is a description about the gears. The pinion having 30 teeth and 5 mm module is located 100 mm to the left of the right hand bearing. का मतलब हो गया राइट हैंड बेयरिंग के 100 mm लेफ्ट में हमारे पास एक पिनियन है जिसमें नंबर ऑफ टीथ 30 है और उस पिनियन का मॉड्यूल दिया हुआ है 5 mm. राइट हैंड बेयरिंग एंड डिलीवर्स पावर हॉरिजॉन्टली टू द राइट, और ये पावर को हॉरिजॉन्टली ट्रांसमिट कर रहा है टू द राइट. द सेकंड गियर हैविंग 100 टीथ एंड 50 mm मॉड्यूल इज लोकेटेड 150 mm टू द राइट ऑफ द लेफ्ट हैंड बेयरिंग. मींस लेफ्ट हैंड बेयरिंग के राइट में 150 mm पर हमारे पास एक गियर माउंटेड है जो कि जिसमें नंबर ऑफ टीथ कितने हैं 100 और मॉड्यूल कितना है 5 and receives power in a vertical direction. जो पिनियन था वो पावर को ट्रांसमिट कर रहा था, डिलीवर कर रहा था हॉरिजॉन्टली, और ये जो हमारे पास गियर है ये पावर को ट्रांसमिट कर रहा है इन वर्टिकल डायरेक्शन फ्रॉम बिलो using an allowable stress of 54 megapascal in shear. Determine the diameter of the shaft. Okay, this is the problem. ठीक है, मतलब शाफ्ट का डायमीटर क्या होगा जो कि इतने पावर को ट्रांसमिट कर सके, कितने पावर को 15 किलोवाट पावर को ट्रांसमिट कर सके at 200 rpm when the shaft is running at 200 rpm and it is supported in two bearing. Okay, शाफ्ट पर हमारे पास दो गियर्स माउंटेड है, वन इज पिनियन एंड अदर वन इज द गियर, और उसमें जो नंबर ऑफ टीथ है वो है 30 टीथ एंड 100 टीथ रिस्पेक्टिवली. दोनों ही गियर एंड पिनियन का मॉड्यूल दिया हुआ है 5 mm और उनका लोकेशन हमें प्रोवाइड किया गया है. ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेप होता है टू डिजाइन ए शाफ्ट, उसका होता है टू ड्रॉ द स्पेस डायग्राम. स्पेस डायग्राम मींस हाउ द डिफरेंट माउंटिंग एलिमेंट्स आर लोकेटेड ऑन द शाफ्ट. मुझे उस चीज को ड्रॉ करना है. ओके, इजी है. सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, हमें ड्रॉ करना पड़ेगा कि हमारे पास शाफ्ट कहाँ पर है. ठीक है, इन शाफ्ट में दो बियरिंग्स में सपोर्टेड है, तो यू हैव टू ड्रॉ द टू बियरिंग. देन we have to show the gear position and the pinion position, and it is provided in the question. If you see, the pinion is located 100 mm to the left of the right hand bearing and the gear is located 150 mm to the right of the left hand bearing. Okay, so just following the questions language, we can easily draw the space diagram of this figure. Let's see the space diagram of this figure.
See, this is our space diagram. This one is the shaft. ये हमारे पास क्या है? shaft है. It is mounted in two bearings A and B. इनके बीच का डिस्टेंस कितना था? 750 mm था. This one is the gear जिसमें number of teeth 100 थे, model 5 था. This one is the pinion जिसमें number of teeth 30 थे and model 5 था. It is located 150 mm to the right of the left hand bearing and it is located 100 mm to the left of the right hand bearing. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा लैंग्वेज पर. ठीक है, and this one is the views. Then the gear is transmitting power in vertically below and the pin is transmitting power, delivers power in the horizontal direction. So this is the gear and this is the pinion. Number of teeth is 100 in the gear and number of teeth is the 30 in the pinion. So first of all, we have to draw this space diagram of the given questions or given arrangement of the component, different components in the shaft. Okay, तो सबसे पहला हम लोगों ने स्टेप में क्या किया कि हमें ड्रॉ करना था क्या कि इसका स्पेस डायग्राम कैसे होगा. ठीक है, मींस in all the design problem related to the shaft, you have to draw each and every figure. Means what is the space diagram, what is the torque diagram, what is horizontal loading diagram, what is vertical loading diagram, what is the bending moment diagram, and finally the resultant bending moment which is acting at the gear and the resultant bending moment which is acting at the pinion. And in last we have to calculate the equivalent bending moment and equivalent torsional moment. And जो भी थ्योरीज के कारण उसका फेलियर दिया हुआ है या जो भी मटेरियल का स्ट्रेंथ प्रोवाइडेड है उसके बेसिस में हम उस शाफ्ट का डायमीटर कैलकुलेट करते हैं. अगर सपोज करो कोई भी थ्योरीज नहीं दिया गया है, मींस मटेरियल का स्ट्रेंथ शियर में भी प्रोवाइडेड है और बेंडिंग में भी अगर हमें दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, दोनों ही मेथड को यूज करके हम उसके डायमीटर डी को कैलकुलेट करेंगे और इन दोनों में जो लार्जर डायमीटर होगा उसको हम अपने डिजाइन पर्पस के लिए यूज करेंगे. मींस हम बोलेंगे क्या कि हमारा जो शाफ्ट है उसका डायमीटर इतना आएगा. कहने का मीनिंग क्या हुआ कि अगर आप बेंडिंग का इक्वेशन यूज करके अगर डायमीटर कैलकुलेट करते हैं और इसकी वैल्यू सपोज करो अगर हमारे पास आती है 100 mm, ठीक है, अगर हमारे पास 100 mm आती है और इक्विवेलेंट टॉर्क का यूज करके अगर हम डायमेंशन को कैलकुलेट करते हैं और इसकी वैल्यूज अगर हमारे पास आती है सपोज करो 90 mm, तो हम क्या करेंगे, जो इन दोनों में लार्जर डायमीटर मतलब जो हमारा आंसर होगा वो होगा डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज इक्वल टू 100 mm. जस्ट इसको यूज करना. क्लियर. तो जो पहला स्टेप हम लोग यूज कर रहे थे वो था हमारे लिए क्या, टू ड्रॉ द स्पेस डायग्राम. स्पेस डायग्राम कैसे ड्रॉ किया, दिस वन इज आवर शाफ्ट, दिस वन इज आवर बेयरिंग एंड दिस वन, दिस टू आर द गियर्स एंड पिनियन. और उसी का डायग्राम हमने यहाँ पर ड्रॉ किया. वन इज ट्रांसमिटिंग and delivers power horizontally below and another one in the horizontally and another one in the vertically below. Okay, कोई डाउट नहीं है. तो पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ड्रॉ करेंगे इनका स्पेस डायग्राम कैसे बनता है उस चीज को ड्रॉ करेंगे. वेरी गुड. नेक्स्ट लेट्स सी दिस वन इज द गिवन दिस वन इज द गिवन पैरामीटर्स ऑफ द क्वेश्चन. जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है वो चीज है. मींस पावर कितना ट्रांसमिट करना है 15 किलोवाट, कितने आरपीएम पे शाफ्ट रोटेट कर रहा है 200 आरपीएम. दिस आर द डिस्टेंसेस प्रोवाइडेड. मींस द बेयरिंग डिस्टेंस इज 750 mm, नंबर ऑफ टीथ इन द पिनियन इज 30, नंबर ऑफ टीथ इन द गियर इज 100 mm, बोथ मॉड्यूल इज 5 mm एंड दिस इज द डिस्टेंस जो कि हमने अभी स्पेस डायग्राम में देखा. जस्ट उस चीज को मेंशन किया गया है यहाँ पर. ओके, next is okay, यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है क्या, यूजिंग एन एलोएबल स्ट्रेस ऑफ 54 मेगा पास्कल. मींस इन शियर, मतलब शियर में जो शाफ्ट का एलोएबल स्ट्रेस है उसका मैग्नीट्यूड है 54 मेगा पास्कल. मतलब हमारा जो शाफ्ट है वो अगर हम शेयरिंग लोड लग रहा है तो वो 54 मेगा पास्कल तक के लोड को, स्ट्रेस को सस्टेन कर सकता है, उसके बाद ये फेल करेगा. मींस इस क्राइटेरिया को यूज करते हुए, अगर इसके स्ट्रेंथ को यूज करते हुए, मतलब इतने स्ट्रेंथ है इस शाफ्ट मटेरियल का, तो उस केस में हमें शाफ्ट के डायमीटर को कैलकुलेट करना है. क्लियर. ओके, नेक्स्ट वी ऑल नो दैट
the power transmitted by the shaft is equal to what? Power P is equal to T into omega. We all know that this expression, power P is equal to T into omega. कितने टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा. ओमेगा इज व्हाट? 2 pi n/60. जस्ट इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे तो यहाँ से T निकल जाएगा. T इज इक्वल टू पावर बाय ओमेगा 2 pi n/60. ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi n/60. जस्ट इसको अप्लाई किए तो हमारे पास जो टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट आ रहा है वो हमारे पास इतना आ रहा है. एंड इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट. तो ये जो आया ये हमारे पास आया टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट. ठीक है, कुछ भी नया एक्सप्रेशन यूज नहीं किए. हम जानते हैं क्या कि जो पावर ट्रांसमिट होता है वो इक्वल होता है T into ओमेगा. ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट? 2 pi n/60. जस्ट पुट द मैग्नीट्यूड, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ द all the given numerical values and you can easily calculate the magnitude of the torque transmitted by the shaft. After calculating this value we have to show it in the diagram. Let's see that. This one is the टॉर्क डायग्राम. ये मैग्नीट्यूड आया था 716 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm. इतना ही मैग्नीट्यूड का वो टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा था. तो दिस वन इज द टॉर्क डायग्राम. ठीक है, तो पहला हमने ड्रॉ किया था स्पेस डायग्राम. सेकंड हम लोगों ने ड्रॉ किया कि इसका टॉर्क डायग्राम कितना आएगा, उस चीज को हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ किया. ओके, नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टली कितना फोर्स ट्रांसमिट कर रहा है, वर्टिकली कितने फोर्स को ये ट्रांसमिट कर रहा है, उस चीज को कैलकुलेट करना है. ओके, डायमीटर ऑफ द गियर हम लोग निकाल सकते हैं. कैसे? मॉड्यूल m इज इक्वल टू व्हाट? d/t. मॉड्यूल m का जो वैल्यू होता है गियर के लिए वो हमारे लिए इतना ही होता है ना, d/t होता है. अगर हम इसको यूज करेंगे तो हम डायमीटर ऑफ द गियर एंड डायमीटर ऑफ द पिनियन कैलकुलेट कर सकते हैं. जस्ट यूजिंग this one is the radius and this one is the pinion. Radius is just what? Divided by 2. ठीक है, मॉड्यूल m के लिए हम लोग यूज करते हैं d/t. d is the diameter and t is the number of teeth. अगर हमें यहाँ से डायमीटर मिल गया तो we can easily calculate the radius कितना आएगा और रेडियस पिनियन का कितना होगा एंड रेडियस गियर का कितना आएगा. इट कम्स टू 250 mm एंड इट कम्स टू 75 mm फॉर द पिनियन. एंड दिस टू गियर्स और ऑल्सो अगर टॉर्क हम देखते हैं क्या कि जो C एंड D पर अगर सेम है तो जो टेंजेंशियल फोर्स ऑन द गियर C एंड टेंजेंशियल फोर्स ऑन द पिनियन D, उसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे? जो फोर्स टेंजेंशियल फोर्स होगा यही तो टॉर्क को ट्रांसमिट करेगा. मतलब हम लिख सकते हैं कि टॉर्क T जो ट्रांसमिट हो रहा है इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं जो भी टेंजेंशियल फोर्स है मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस ऑफ द गियर या मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस ऑफ द पिनियन. इतना ही ये ट्रांसमिट करेगा, इतना ही ये हॉरिजॉन्टल फोर्स या वर्टिकल फोर्स को ट्रांसमिट करेगा. ओके, so let's use that and we can easily calculate the tangential force transmitted by the gear acting downward. उसका मैग्नीट्यूड यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. उसी तरीके से टेंजेंशियल फोर्स ऑन द पिनियन D which is acting horizontally, उस चीज को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहां से आया क्या कि टेंजेंशियल फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑन गियर जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड इतना आया और जो हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रहा है पिनियन में उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास इतना आया. फिर हम सेम प्रोसीजर यूज करेंगे. क्या प्रोसीजर यूज करेंगे? जैसे ही हमारे पास मैग्नीट्यूड आता है अगेन वी ड्रॉ द फोर्स डायग्राम ऑफ दिस पिनियन एंड द गियर फॉर द पिनियन एंड द गियर. लेट्स सी दैट. दिस वन इज द वर्टिकल लोड डायग्राम जिसका मैग्नीट्यूड अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि ये जो है ये गियर पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड आ रहा है 2870 न्यूटन. और ये जो हॉरिजॉन्टल लोड डायग्राम है मतलब जो पिनियन था उस पर जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लोड आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड आ रहा है 9550 न्यूटन. ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज, दिस इज हॉरिजॉन्टल लोड. ठीक है, लेकिन हम इसको 2D में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो रिप्रेजेंट किया गया है, जस्ट रिप्रेजेंट किया गया है, बट मेक श्योर दिस वन द हॉरिजॉन्टल लोड डायग्राम. मतलब जो पिनियन पर हॉरिजॉन्टल लोड आ रहा था उस चीज को यहाँ शो किया गया है, जो गियर पर लोड आ रहा था उस चीज को यहाँ पर शो किया गया है. अब सपोज करो कि अगर हमारे पास एक बीम है उस पर अगर ये लोड हमें दिया गया है तो वी कैन इजिली कैलकुलेट दिस रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन, RA वर्टिकल एंड RB वर्टिकल कैलकुलेट कर सकते हैं.
उसी तरीके से अगर ये हॉरिजॉन्टल लोड डायग्राम दिया गया है तो वी कैन इजीली कैलकुलेट दिस RAH एंड RBH, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं, रिएक्शन ऑन द सपोर्ट कितना आएगा, बेयरिंग पे रिएक्शन कितना आएगा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली अप्लाई करेंगे किस चीज को, टेकिंग मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू जीरो, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट नेट मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। जीरो आएगी तो हम अप्लाई कर सकते हैं, सपोज अगर मोमेंट अबाउट द पॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो करते हैं, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, दिस फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस जो कि 750 mm था इज इक्वल टू दिस फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस। समझ में आया? मतलब अगर हम यूज कर सकते हैं आइदर नेट मोमेंट एक्टिंग अबाउट द पॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो, या हम यूज कर सकते हैं समेशन ऑफ नेट मोमेंट अबाउट द पॉइंट बी इज इक्वल टू जीरो, इतना यूज कर सकते हैं। अगर हम इसको यूज करेंगे तो हमारे पास आर ए वर्टिकल एंड आर बी वर्टिकल आ जाएगा। अगर ये मैग्नीट्यूड आ गया तो वी कैन इजिली ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ दिस ड्यू टू दिस वर्टिकल लोड। उसी तरीके से अगर ये हॉरिजॉन्टल लोड हमें प्रोवाइडेड है तो ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितना आएगा ए और बी पर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम किसी भी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट को जीरो करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन इजिली कैलकुलेट द net horizontal reaction at A and net horizontal reaction at the B, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, जैसे ये चीज कैलकुलेट होगा हमारे पास, जैसे इस चीज को हम कैलकुलेट करेंगे उसके बाद हमें क्या ड्रॉ करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, जो कि आपने सॉम में पढ़ा होगा कि हाउ टू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सिंपल रिएक्शन अगर हमें मिल गया तो हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वेरिएशन बेंडिंग मोमेंट का कैसे हो रहा है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द शाफ्ट, उस चीज को ड्रॉ करना है। क्लियर? जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा, आफ्टर ड्रॉइंग द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमको देखना है नेट रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है। मींस इस हॉरिजॉन्टल लोड के कारण हमने बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया, इस वर्टिकल लोड के कारण हमने बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया, तो नेट बेंडिंग मोमेंट एक्टिंग ऑन द सिस्टम, मतलब गियर पर कितना आ रहा है, पिनियन पर कितना आ रहा है, उस चीज को हम लोगों ने देखेंगे। और अगर हम ये चीज कैलकुलेट कर लिए तो उसके बाद हमको कैलकुलेट करना है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बेंडिंग मोमेंट मिल गया, वर्टिकल डायरेक्शन मिल गया, मतलब नेट वर्टिकल नेट बेंडिंग मोमेंट एट द गियर सी पर कितना आ रहा है और नेट बेंडिंग मोमेंट एट द पिनियन डी पर कितना आ रहा है, और इन दोनों में जो हायर होगा हम उसको अपने पर्पस के लिए यूज करेंगे। क्लियर? ओके, तो लेट्स सी हाउ वी कैलकुलेट द रिएक्शन एट द पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, उस पर हम लोग देखते हैं क्या कि रिएक्शन हमने हॉरिजॉन्टल कैसे कैलकुलेट किया है, वर्टिकल कैसे कैलकुलेट किया। Okay, just see that. First of all, considering the vertical loading at the C, this one is the reaction at the bearing A and B respectively. ठीक है, RA vertical, V signifies about the vertical, RB vertical मतलब vertical load, vertical reaction load at the bearing B पर हमारे पास कितना आ रहा है। ओके, हम निकाल सकते हैं कि नेट वर्टिकल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होगा जो कि डाउनवर्ड लग रहा है उस चीज पर। उसके बाद किसी भी इन्होंने ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट को क्या ले लिया, तो ये फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस वन। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं आरबीवी कितना होगा, और यहां से अगर इस एक्सप्रेशन डालेंगे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नेट रिएक्शन एट द लोड, नेट वर्टिकल रिएक्शन एट बेयरिंग ए पर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे टू कैलकुलेट the net reaction at the due to the vertical moment। ठीक है, अगेन हम लोग इसी के लिए यूज करेंगे नेट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए इतना मैग्नीट्यूड इतना ही आएगा। अब हम लोग यूज करेंगे मोमेंट अबाउट द ए कितना आया, इसको अगर हमने यूज किया तो हमारे पास नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स आ गया, ए पर कितना होगा, नेट वर्टिकल फोर्स कितना, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स एट द बी पर कितना होगा उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर किया गया है, कुछ भी नहीं चेंज किया गया है। अगर हमारे पास एक बीम है, इस पर अगर यहाँ पर लोड लग रहा है सॉरी यहाँ पर समथिंग लोड की मैग्नीट्यूड अगर P लग रहा है, यहाँ पर एक रिएक्शन निकालना है और यहाँ पर एक रिएक्शन निकालना है, तो आप जो बेसिक यूज करते थे स्टैटिस्टिक्स में या मैकेनिक्स में या सॉम में जो भी चीज यूज करते थे बस उसी को अप्लाई हमने यहाँ पर किया है। तो हमें इससे क्या आ जा रहा है कि नेट रिएक्शन यहाँ पर कितना आएगा और नेट रिएक्शन यहाँ पर कितना आएगा निकालने का सिंपल तरीका है समेशन ऑफ नेट फोर्स इज इक्वल टू
जीरो, किसी पॉइंट के अबाउट नेट फोर्स को हम लोग कर सकते हैं, मोमेंट को कर सकते हैं हम लोग क्या, जीरो, एंड समेशन ऑफ दिस टू फोर्सेज इज इक्वल टू द दिस फोर्स। बस ये दो कॉन्सेप्ट को अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें सब पर क्या आ जाएगा, नेट रिएक्शन ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड नेट रिएक्शन ड्यू टू द वर्टिकल फोर्स हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? ओके, then after calculating the reaction we have to calculate the bending moment. Let's see, we have to calculate the bending moment. इस रिएक्शन अगर हमें कैलकुलेट हो गया तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा। ओके, तो बेंडिंग मोमेंट इन्होंने कैलकुलेट किया, सबसे पहले वर्टिकल रिएक्शन कारण एट द पॉइंट ए एंड बी पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा, ऑब्वियस जीरो होगा, क्यों, क्योंकि फोर्स है, डिस्टेंस है नहीं, डिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो गई तो बेंडिंग मोमेंट जो आपके पास आएगा वो वहां पर कितना आएगा, जीरो आएगा। अगेन सी पर अगर हमें बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो हमारे पास सी पर बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। उसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू द वर्टिकल लोड एट द पॉइंट डी पर कैलकुलेट करना है तो लोड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो मैग्नीट्यूड आया, इस मैग्नीट्यूड को हमें जो बेंडिंग मोमेंट आया इस चीज को ड्रॉ करना है ऑन द डायग्राम। सेम प्रोसीजर यूज करेंगे ड्यू टू द वर्टिकल लोड के कारण, वर्टिकल लोड के कारण, हॉरिजॉन्टल लोड के कारण हमारे पास जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो दोनों रिएक्शन कितना आएगा, जीरो, अगेन जीरो, क्यों, क्योंकि फोर्स है, डिस्टेंस की वैल्यू जीरो है। उसी तरीके से हम बेंडिंग मोमेंट एट द सी पे कैलकुलेट कर सकते हैं और बेंडिंग मोमेंट एट द पॉइंट डी पे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? जब ने हमने बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लिया ड्यू टू द वर्टिकल लोड एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लिया ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल लोड, then we have to draw the diagram of this bending moment in our problem cases. Okay, let's see कहाँ ड्रॉ किया गया है इस डायग्राम को। Okay, see this one is the vertical bending moment diagram, this one is the horizontal bending moment diagram, and this one is the resultant. Suppose यहाँ पर जो vertical bending moment diagram का वैल्यू है कितना, 344400 and this one is 190950। अगर एक पॉइंट पर या एक गियर पर वर्टिकल बेंडिंग मोमेंट दिया गया है, हॉरिजॉन्टल बेंडिंग मोमेंट दिया गया है, we can easily calculate the net bending moment at the gear C is equal to under root of bending moment due to the vertical load and bending moment due to the horizontal load। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेट रिजल्टेंट की वैल्यू आई, मतलब नेट रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा है एट द गियर सी पर एंड नेट बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा है एट द गियर एट द पिनियन डी पर। मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली जो पिनियन पर एक्ट कर रहा है वो हमारे पास ज्यादा है, मतलब हम अपने पर्पस के लिए जो यूज करेंगे वो इसको यूज करेंगे। ठीक है, हायर लोडिंग डायग्राम को हम लोग यूज करेंगे। तो नेट बेंडिंग मोमेंट जो हाईएस्ट है वो हमारे पास है इस पिनियन डी पर, तो इसको हम अपने पर्पस के लिए यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, तो लेट्स चेक कहाँ इन लोगों ने यूज किया है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर इन्होंने रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट एट द पॉइंट सी पर कैलकुलेट किया, रिजल्टिंग बेंडिंग मोमेंट एट द पॉइंट डी पर कैलकुलेट किया, अंडर रूट ऑफ बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू द वर्टिकल लोड एट द पॉइंट डी एंड सॉरी यहाँ पर आएगा सी एंड बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू द वर्टिकल लोड एट द पॉइंट डी, इन दोनों को यूज किया। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट आ रहा है सी पर समथिंग 393790 न्यूटन पर एमएम, न्यूटन एमएम, एंड इस पॉइंट डी पर आ रहा है हमारे पास 829690 न्यूटन एमएम। द रिजल्टिंग मोमेंट इज हाईएस्ट, जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास डी पर, जो कि हमारे पास पिनियन है। हम यहाँ से इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। Why we are calculating the resultant equivalent twisting moment and not equivalent bending moment? Because in our question we have to provided the strength of the shaft in the shearing cases. Okay, shear case में बोला जा रहा है क्या कि हमारे पास जो shear case में जो strength है shaft का वो हमारे पास provided है। ठीक है, इसीलिए हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हम यूज करेंगे इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा। ठीक है,
अगर उसमें प्रोवाइड रहता है तो हम इसमें इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इक्विवेलेंट बेंडिंग में भी अगर हमें प्रोवाइड रहता है तो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट करते, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट भी कैलकुलेट करते, एंड देन इन दोनों का यूज करके हम डायमीटर डी को कैलकुलेट करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इन दोनों में जो हायर डायमेंशन आएगा उसी को हम अपने पर्पस के लिए यूज करेंगे। ठीक है, इन दोनों में जो हायर डायमीटर आता है वही हमारा रिजल्ट होता है। ठीक है, तो लेट्स कैलकुलेट द इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट दिस वन। ये हमारे पास कितना आया, इसको जस्ट फॉर्मूला पुट किया पाई बाय 16 टाउ डी क्यू। दिस वन इज टी, टी इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाय 16 इनटू टाउ डी क्यू। यहां पर यूज किया व्हाट इज टाउ, टाउ इज द स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट एंड डी इज द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, जो कि हमको अपने पर्पस के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ द टाउ। टाउ का मैग्नीट्यूड कितना है, 54 मेगापास्कल प्रोवाइडेड है। इस एक्सप्रेशन में हम इसको रखेंगे तो हमारे पास जो डायमीटर आ रहा है वो आ रहा है कितना, समथिंग 47 mm एंड से इट एज 50 mm। दिस वन इज द मिनिमम डायमीटर। आप डिजाइन में जो भी चीज कैलकुलेट करेंगे उसको इक्वेट करके उसका वो होता है उसका मिनिमम डायमीटर, मीन्स 47 mm से कम तो आप यूज कर ही नहीं सकते हैं। जब भी यूज करना है तो ग्रेटर देन 47 mm। इसके बाद आप डिजाइन डाटा बुक में चेक कर सकते हैं कि हमारे पास शाफ्ट का नेक्स्ट डायमेंशन कितना दिया हुआ है, उसको आप अपने पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, so this is the overall process to solve any design problem related to the shaft. And if you are able to solve this problem, this is the, I think this is one of the most complicated problem of the design of the shaft. If you are able to solve this type of problem, then you can solve each and every problem related to the shaft design. Okay, in simple words,